हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूपपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सुमित्रा और अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा महेश, उसकी पत्नी साधना और उनके 2 बच्चे, बेटा सोनू और बेटी राधा। मंझला बेटा गणेश, उसकी पत्नी पद्मिनी और उनका बेटा राजू। सबसे छोटा बेटा श्याम, उसकी पत्नी रुक्मणी और बेटी कविता। तुम दोनों घर के बड़े हो। बेटा महेश और गणेश, तुम पे ही घर की जिम्मेदारी है। जी पिताजी, हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। श्याम को तो तुम दोनों जानते ही हो, वो कोई बात नहीं पिताजी, वो घर के बाकी काम तो अच्छे से देखता ही है और अपने घर के खर्चे लायक तो दुकान से कमा ही लेता है। महेश के बेटे सोनू की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। एक दिन अचानक सोनू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसे तो बहुत तेज बुखार है, ना जाने किसकी नजर लग गई है इसको। पद्मिनी, जरा मिर्ची तो ले आ, मैं नजर उतार देती हूँ। मैं इनसे कहती हूँ जल्दी ही डॉक्टर को बुला के ले आए। कुछ देर में श्याम डॉक्टर को ले आता है। सोनू को अच्छी देखभाल और इलाज की जरूरत है। अभी के लिए मैं दवाई लिख देता हूँ, आप इसको समय पर देते रहना। सोनू की तबीयत अब ज्यादातर खराब रहने लगती है। महेश तो काम की वजह से अपने परिवार को ही समय नहीं दे पाता है, पर वो घर में कभी किसी चीज की कमी होने नहीं देता। बस चिंता तो उसके बेटे सोनू की है। ना जाने किसकी नजर लग गई है हमारे सोनू को। साधना भी बहुत परेशान रहने लगी है। सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए घर की जिम्मेदारियाँ छोटी बहू को दे दूँ। हाँ, ये भी ठीक है, फिर साधना अच्छे से सोनू का ध्यान रख पाएगी। तभी पद्मिनी वहाँ आती है। माँ जी, हमारे बुआ के मामा के लड़के के भतीजे की शादी है, मुझे जाना है, मैं निकलती हूँ। ठीक है, और राजू? माँ जी, उसको नहीं लेके जा रही, रुक्मणी के पास रह लेगा, मैं भी 10-15 दिन में आऊंगी। इतना कहकर पद्मिनी खुश होते हुए वहां से चली जाती है। सुमित्रा साधना के पास आती है। माँ जी, जब तक सोनू की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, क्यों ना आप घर की चाबियां रुक्मणी को दे दें। हाँ बहू, सोच तो मैं भी यही रही थी, पर क्या रुक्मणी इतना सब संभाल पाएगी? क्योंकि मंझली बहू को तो मायके से ही फुर्सत नहीं लगती। माँ जी, रुक्मणी पढ़ी लिखी है, घर के सभी कामों और हिसाब किताब में होशियार है, और फिर मैं और आप तो हैं ही उसकी मदद के लिए। ठीक है बहू। अब घर की चाबियां रुक्मणी के पास आ गईं। शायद श्याम के हिस्से की जिम्मेदारियां उसने ले ली थी। कुछ दिनों में ही वो सब काम अच्छे से संभाल लेती है। रसोई के काम, जानवरों की देखभाल, घर के सभी लोगों का खाना, दवाई, बच्चों की पढ़ाई। साधना, रुक्मणी तो घर की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही है। हाँ माँ जी, वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से घर के सारे काम कर रही है। हाँ, पूरा हिसाब किताब अच्छे से रखती है, कुछ भी सामान बर्बाद नहीं होने देती। और एक पद्मिनी है, वो संपन्न परिवार से है और वो दहेज में भी बहुत लाई है। उसे तो लगता है कि उसका पति ही घर में सबसे ज्यादा कमाता है। हाँ, इसलिए वो घर के काम में मदद नहीं करती, बस वो अपने सजने संवरने और टीवी में ही लगी रहती है। कुछ दिनों बाद जब पद्मिनी अपने मायके से वापस आती है और जब उसे पता चलता है कि घर की चाबियां छोटी बहू के पास आ गई हैं, तो ये देखकर पद्मिनी को बहुत जलन होती है। उसे लगता है कि घर में सबसे अहम दर्जा उसी को मिलना चाहिए। इस घर में तो छोटे बड़े की कोई कदर ही नहीं है। मंझली बहू के होते हुए घर की चाबियां छोटी बहू को दे दी। मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है इस घर में। तुम क्यों ऐसा सोचती हो? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि छोटी ने सब अच्छे से संभाल रखा है। पर ये कहाँ की बात हुई? वो घर में सबसे छोटी है, छोटे भैया तो कुछ करते ही नहीं हैं, और उनकी पत्नी पूरे घर की मालकिन बनी बैठी है, और मैं उसकी नौकरानी। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे उससे पूछना पड़ा करेगा। तो क्या हुआ? वो क्या कोई गैर है? अपनों से पूछने में भी कैसी शर्म।
तुमसे तो बात ही करना बेकार है। पद्मिनी परेशान होकर अपनी बड़ी बहन को फोन करती है और रोते हुए उसे सब बात बताती है। अगर तुझे घर की चाबियां चाहिए तो साधना और सास को खुश कर ले। कैसे खुश करूं उन्हें? जैसा जैसा मैं बताती हूँ वैसा ही करना। भला ये भी कोई बात नहीं, जीजा जी सबसे ज्यादा कमाते हैं और तू छोटी के टुकड़ों पर पले। पद्मिनी अपनी बहन के कहे अनुसार ही करने का सोचती है। पहले वो रसोई की तरफ जाती है। आज कैसे रास्ता भूल आई रसोई की तरफ। सोचा थोड़ी मदद कर दूं, लाओ सब्जी ही काट देती हूँ। छोटी जरा सब्जी तो ले आना, मंजली काटने को कह रही है। छोटी बहू अंदर से 5 किलो कटहल लेकर आती है। इसे देखते ही मंजली को पसीना आना शुरू हो जाता है। कटहल दीदी, वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। पद्मिनी वहां से तुरंत चली जाती है। शाम के खाने के बाद मंजली अपनी सास के पास जाती है। लाओ माँ जी, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे आज सूरज किधर से निकल आया? ठीक है, ये औषधियों वाला तेल है, इससे कर दे। पद्मिनी जैसे ही उस तेल को खोलती है उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध होती है। इतनी बदबू, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। पद्मिनी जल्दी जल्दी मालिश खत्म करने की कोशिश करती है। अरे अरे, ये क्या कर रही है? मेरे हाथ पैर तोड़ेगी क्या? तू रहने ही दे। इतना सुनते ही पद्मिनी झट मालिश को छोड़कर दौड़कर बाथरूम में आती है और घंटों तक साबुन से हाथ धोती है। उफ, ये बदबू कैसे जाएगी? बड़ा चली थी सास को खुश करने। पद्मिनी फिर अपनी बहन को फोन करती है। शाम से नहीं मान रही तो दाम देकर दे। कैसे दाम? उसकी बहन जैसा कहती है पद्मिनी वैसा ही करती है। अगले दिन पद्मिनी फिर से बड़ी बहू साधना के पास आती है। ये लो दीदी, 10,000 रुपए इस महीने के घर खर्च के लिए ले लो। अब बड़े भैया अकेले घर की जिम्मेदारियां उठाएं, ये तो नहीं देखा जाता हमसे। रुक्मणी को ये सुनकर बुरा लगता है। वो समझ रही थी कि पद्मिनी का इशारा किसकी तरफ है, पर वो कहती भी तो क्या। ले रुक्मणी, ये पैसे संभाल कर तिजोरी में रख दो। ये देखकर पद्मिनी दांत पीसकर रह जाती है। इसके बाद पद्मिनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ये लीजिए बनारसी साड़ी, आपके लिए लाई हूँ मैं। अरे अब मेरी उम्र कहाँ कि मैं ये सब पहनूं? और रुक्मणी के पास कोई नया कपड़ा नहीं है, उसी को दे देती हूँ। रुक्मणी इधर आओ। सास रुक्मणी को साड़ी दे देती है। पद्मिनी फिर मुंह बनाकर रह जाती है और अपनी बहन को फिर से फोन करती है। शाम भी काम नहीं आया, दाम भी काम नहीं आया, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो फिर दंड अपना, जब भी कोई मौका हाथ लगे राई का पहाड़ बना लेना। और जल्द ही पद्मिनी को वो मौका मिल गया। अगले दिन बाजार जाने के लिए रुक्मणी तिजोरी से पैसे निकालती है। जल्दी जल्दी में वो तिजोरी बंद करना भूल जाती है और बाजार के लिए चली जाती है। पीछे से पद्मिनी का लड़का राजू वहां आता है और तिजोरी से कुछ पैसे निकाल करके ले जाता है। शाम को रुक्मणी जब बाजार से आकर हिसाब करने बैठती है तो उसे रुपए कुछ कम लगते हैं, पर उसे नहीं पता चलता कि पैसे किसने लिए होंगे। अगले दिन वो देखती है कि राजू के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं। राजू, ये सब तुम कहाँ से लाए? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो चाची, मैं कल तिजोरी से पैसे तुमने लिए? राजू ये सुन के जोर जोर से रोने लगता है। ये सुनकर पद्मिनी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ राजू? चाची ने मुझे कहा मैंने चोरी की। हाय राम, मेरे फूल से बच्चे को चोर बना दिया। इस घर के लिए इतना किया, तब भी आज ये दिन देखने को मिल रहा है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी पास की खिलौने की दुकान का दुकानदार वहाँ आता है। बहन जी, ये लीजिए आपके 1500 रुपए। आपका लड़का राजू आया था खिलौने लेने और बाकी के पैसे वहीं भूल गया। दुकानदार के जाने के बाद पद्मिनी जानते हुए भी कि राजू ने गलती की है और ज्यादा हंगामा करने लगती है।
अरे तो क्या हो गया, ले लिया तो हमारे ही पैसे और हमारे ही बच्चे के काम नहीं आएंगे। हम देते भी तो हैं, किसी और के टुकड़ों पर तो नहीं पल रहे। दीदी अब बात को बड़ा ना करो, राजू ने बिना पूछे पैसे लिए हैं जो कि गलत है। घर की चाबियां क्या मिल गई, खुद को मालकिन ही समझने लगी हो तुम तो। अरे खुद के दम पर करके खाओ तब पता चले आटे दाल का भाव। भाइयों के पैसे पर तो हर कोई मौज कर लेता है। इतना सब सुनकर रुक्मणी चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसको उदास बैठा देखकर श्याम उससे पूछता है, क्या बात है रुक्मणी, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? ये रोज रोज के ताने अब नहीं सुने जाते। मंजली दीदी घर की चाबियां चाहती हैं तो उन्हें सौंपकर हम यहाँ से चले जाते हैं। पर मेरी हालत तो तुम्हें पता ही है ना, ऐसे हम कैसे अलग रह पाएंगे? मैं भी कोई काम करूंगी, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। जैसा तुम ठीक समझो। जब वो अपना फैसला घर पे बताते हैं तो घर वाले बहुत रोकते हैं, पर वो दोनों अलग घर के लिए निकल पड़ते हैं। पद्मिनी खुश होकर अपनी बहन को फोन करती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इसे कहते हैं एक निशाने से दो शिकार। चाबियां भी मिल गई और रुक्मणी से भी पीछा छूट गया। उधर रुक्मणी किराए के छोटे से घर में आ गई थी, पर अब उस पर घर का काम ज्यादा नहीं था। वो घर के सारे काम सुबह उठकर ही पूरे कर लेती और फिर कविता को स्कूल छोड़ने जाती। क्यों ना मैं अपने खाली समय में अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं? ठीक है, मुझे भी पास में एक दुकान में काम मिल गया है। रुक्मिणी घर में ही एक छोटी सी कोचिंग खोल लेती है। श्याम भी दुकान के बाद उसके काम में हर संभव मदद करता। धीरे धीरे रुक्मिणी की कोचिंग चलने लगी और आसपास के बहुत सारे बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे। उसने जल्द ही घर की सब जरूरत का सामान इकट्ठा कर लिया। उन दोनों की जिंदगी अब जैसे पटरी पर आने ही लगी थी। और उधर पद्मिनी चाबियां लेकर जितनी खुश हुई, जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उतनी ही चिढ़ने लगी। पर वो कहती भी तो तुझसे, उसने खुद ही ये सब चाहा था। लगता है जिस राई से पहाड़ मैंने बनाया था वो मेरे ही ऊपर आके गिर गया है। दब गई हूँ बिल्कुल इस घर में काम के नीचे। क्या सोच रही हो? क्या सोचूं, पूरा दिन रसोई बर्तन कपड़ों में ही निकल जाता है। अपनी शक्ल देखने तक की फुर्सत नहीं मिलती। बाहर धूप में बाजार कर करके मेरा फूल जैसा चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। मेरे हाथ तो देखो क्या हाल हो गया है। जिन पर कभी अलग अलग डिजाइन की मेहंदी लगाती थी, अब उनसे पूरा दिन गोबर की महक ही नहीं जाती। अरे अभी तुम्हें ही तो घर की चाबियां चाहिए थी, अब चाबियों के साथ कुछ जिम्मेदारियां तो आएंगी ही। मुझसे नहीं होगा, आप एक नौकरानी लगवा दो, थोड़ी तो मदद हो जाएगी। कोई नौकर 10,000 से कम में तैयार कहाँ होगा इतने बड़े घर के काम के लिए? और इतने अगर हम नौकर को ही देंगे तो फिर हमारे पास ही क्या बचेगा? अगर नहीं लगवाया तो मैं ही नहीं बचूंगी। हाँ, मायके जाए हुए भी पूरा महीना होने को आ गया है। मुझे तो मेरी माँ की याद आ रही है। चाहे कोई सस्ती सी लगवा दो, पर लगवा दो जल्दी ही। अरे ठीक है, समझ गया। ये लो 3,000 रुपए। अभी इतने में कोई नौकरानी मिलती है तो रख लो। 5,000 से कम में कोई तैयार नहीं होता। सस्ते के चक्कर में वो एक नासमझ सी नौकरानी को रख लेते हैं और वो 3,000 में ही मान जाती है। नौकरानी अगले दिन से काम पर आ जाती है। अरे वाह, बड़े जोरों की खुशबू आ रही है। नींबू का शरबत बनाया है तूने? नींबू कहाँ से लाई? अरे वो तो रसोई में रखा था ना बीबी जी, उस पर नींबू बने थे, निम्बार। उसमें 100 नींबुओं की शक्ति है, उसी से बना लिया। तू और किसी को तो नहीं दिया ना? जाकर फेंक उसे। नौकरानी अब घर का सारा काम करती और सारे सामान भी वही लाती। पढ़ी लिखी ना होने की वजह से वो हिसाब में कच्ची थी और पद्मिनी का भी हिसाब किताब उससे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। अब तो पैसे का पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहे हैं। मजबूरी में पद्मिनी को उसके साथ निभाना पड़ रहा था। जैसी भी थी, कुछ तो मदद उसे मिल ही रही थी। उसको हर समय नौकरानी की निगरानी रखनी पड़ती कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे।
सास ससुर और सोनू का काम तो बड़ी बहू देख ले रही थी, पर बच्चों को भी पढ़ाने का काम पद्मिनी के सर ही आ पड़ा। बच्चे उससे दुनिया भर के सवाल पूछते और वो जवाब ही नहीं दे पाती। माँ, ताजमहल किसने बनवाया है? कारीगरों ने। चाची, सलीम कौन थे? दिलीप कुमार। माँ, हमारे पेपर आने वाले हैं, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। छोटी चाची कितना अच्छे से पढ़ाती थी ना हमको। अरे मैं तुम्हारी चाची से अच्छा टीचर रखूंगी पढ़ाने के लिए। पद्मिनी शाम को अपने पति से कहती है, सुनो जी, एक अच्छा टीचर रख दो घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए। घर के तुम्हारे नौकरानी के खर्चे के बाद कुछ बचता ही कहाँ है। जैसा भी मिले लगवा दो, मुझसे नहीं दिमाग मारा जाता इनकी किताबों में। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं इनकी किताबें पढ़ पढ़ के। अच्छा ठीक है, ये लो 2000 रुपए, यही है मेरे पास। 2000 रुपए में कोई भी घर आकर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता, तो पद्मिनी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक सस्ता टीचर रख लेती है। फिलहाल के लिए तो उसका पढ़ाई से पीछा छूट ही गया था। हर वक्त सच सवर कर रहने वाली पद्मिनी को आज पहचानना भी मुश्किल था। मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, दिवाली भी आने वाली है, कुछ और भी खर्चे हैं। तुम तो जानती ही हो कुछ नहीं बच रहा इस महीने का। नौकरानी, फिर ये ट्यूशन का टीचर। पद्मिनी मन मारकर रह जाती है। बीबी जी, ये फोटो में कौन है? मैं ही हूँ। हाय हाय बीबी जी, आप तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही हो। बस इस घर के काम के बोझ ने ऐसी हालत कर दी है मेरी, और ऊपर से सारा मेकअप का सामान भी खत्म हो गया है। बस इतनी सी बात, मैं ऐसा देसी उपटन बनाऊंगी कि बिल्कुल चमक उठोगी। अच्छा सच में? हाँ हाँ, मैं अभी बना के लाई। नौकरानी थोड़ी देर में अपना उपटन बना के लाती है और पद्मिनी के ऊपर लगा देती है। वाह, कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। क्या मिलाया है इसमें? पास वाले तालाब की मिट्टी और गौमूत्र। इतना सुनते ही पद्मिनी उछल पड़ती है और सीधा बाथरूम में जाकर ही रुकती है। कभी इतने महंगे महंगे मेकअप के सामान लगाती थी और आज ये दिन आ गए हैं। अब तो उसे रह रहकर रुक्मणी की याद आती। घर में रुक्मणी की कमी सभी को खल रही थी। रुक्मणी के जाने से मानो इस घर की बरकत ही चली गई। ना घर में साफ सफाई, न खाने पीने का वक्त, और बच्चों का तो पढ़ाई से बिल्कुल नाता ही टूट गया है। पढ़ाई से याद आया, आज तो बच्चों का नतीजे का दिन है। साधना पद्मिनी को साथ लेकर बच्चों के स्कूल जाती है। लगता है घर में कोई बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता। सोनू तो पास हो गया है, पर राजू फेल हो गया है। राधा भी जैसे तैसे ही पास की है। कविता ने कक्षा में टॉप किया है। उसकी माँ सच में बहुत मेहनत करती है उसके साथ। ऐसे कैसे फेल हो गया मेरा बच्चा? आप खुद ही कॉपी देख लीजिए। साधना और पद्मिनी बच्चों की कॉपी देखते हैं। पद्मिनी और साधना घर आ जाती है। क्यों रे नलायक, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। सोनू भी पास हो गया और तू? उसको तो चाची ने पूरे साल की पढ़ाई करा दी थी ताकि वो काम में भी लगा रहे और ज्यादा खेलने की जिद भी ना करे। हाँ छोटी माँ, हमारे ट्यूशन के गुरुजी कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। कुछ पूछो तो पिटाई की धमकी देते थे। अब इसमें बच्चों की भी क्या गलती? हमें भी इन्हें देखते रहना चाहिए था। यहाँ खुद की शक्ल देखने की फुर्सत नहीं, किस किस को देखूं मैं? इतना कहकर पद्मिनी बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। पद्मिनी कामकाज ठीक से नहीं संभाल पा रही थी, जिस वजह से बड़ी बहू को भी उसके साथ लगे रहने पड़ता, और इसी चक्कर में वो सोनू का ध्यान नहीं रख पाती। कुछ दिन बाद श्याम अपने परिवार से मिलने घर आता है। तभी राधा दौड़ती हुई आती है। अम्मा अम्मा, सोनू भैया खेलते हुए चक्कर खाकर गिर पड़े। कहा था इससे कि ज्यादा ना खेले। श्याम जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाता है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि सोनू को बहुत ज्यादा देखभाल और इलाज की जरूरत है।
बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। आप जल्दी से शहर में किसी बड़े अस्पताल में दिखाइए इसको। बिना जान पहचान के तो शहर में कोई डॉक्टर सीधे मुंह बात भी नहीं करता। भैया आप सोनू को लेकर मेरे साथ चलिए। श्याम अपने घर पहुंचकर रुक्मणी को सब बात बताता है। मैं जिन बच्चों को कोचिंग देती हूँ उनमें से एक लड़की के पिताजी एक बहुत अच्छे डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर हैं। रुक्मिणी उनसे बात करती है और वो उसकी तुरंत मदद करते हैं। डॉक्टर सोनू को अपने यहाँ एडमिट करता है और उसका अच्छे से इलाज करता है। रुक्मिणी भी पूरा समय हॉस्पिटल में सोनू की देखभाल में ही लगी रहती, जिससे सोनू जल्दी ही ठीक हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। दिवाली से एक दिन पहले सारा परिवार रुक्मिणी के घर आता है। बेटा श्याम, बहू रुक्मिणी, अब तुम दोनों घर वापस चलो। हाँ छोटी, मुझे भी मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि तुम कितना कुछ करती थी घर के लिए, और वो भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। आज तुम ना। हरिपुर गांव में सास लच्छो देवी अपने बेटे रमन के साथ रहती थी। लच्छो देवी की हमेशा से इच्छा थी कि वो अपने बेटे के लिए खूब सुंदर बहू लेके आए और उसे ढेर सारा दहेज भी मिल जाए। पर उसका बेटा एक दिन अपनी मर्जी से जानकी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। जानकी सांवली पर बहुत गुणी होती है। वो अपने पति और सास की अच्छे से देखभाल करती है, पर जानकी के सांवलेपन और दहेज ना मिल पाने की वजह से लच्छो देवी उसे पसंद नहीं करती। एक बार वो उसके साथ जंगल के रास्ते नगर से वापस गांव को आ रही होती है। आते वक्त कुछ जंगली जानवर उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे जान बचाने के लिए दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पर डाल कच्ची होने की वजह से वो डाली टूट जाती है और उसकी बहू पानी में गिर जाती है। माँ जी बचाओ! गहरा पानी होने के कारण वो उसमें डूबती चली जाती है। उसकी सास पहले तो बहुत खुश होती है। चलो अच्छा हुआ छुटकारा मिला, पर मेरा लड़का तो उसे बहुत पसंद करता था। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? सबको मुझ पर ही शक होगा, कहीं वो मुझसे भी अलग ना हो जाए। ये सब सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है और नदी की देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगती है। तभी एक देवी प्रकट होती हैं। आप इस निर्जन वन में क्यों विलाप कर रही हैं? मेरी बहू पानी में डूब गई है, कृपया उसे बचाएं। देवी नदी के अंदर से एक बहुत सुंदर सी लड़की निकाल के लाती हैं। क्या ये तुम्हारी वधू है? ये है तो नहीं वो। चलो जो गई सो गई, अब तो अच्छी मिल रही है। इसे देखकर तो मेरा बेटा उस सांवली को भूल ही जाएगा। हाँ, यही मेरी बहू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। पर ध्यान रहे, ये तुम्हारी वधू का दूसरा जीवन है। अगर इसे तुमने जरा भी नाराज किया तो ये वापस इसी नदी में आकर समा जाएगी। अरे नहीं, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसे तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखूंगी। पर मेरी एक विनती है आपसे। बताओ क्या है? मेरा बेटा इसे देखते ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। तथास्तु, जैसा चाहती हो वैसा ही हो। लच्छो देवी अपनी नई बहू के साथ घर लौट आती है। जब रमन वापस आता है तो पूछता है कि ये सुंदर लड़की कौन है। लच्छो देवी उसको सारी बात बताती है। तो समझे रमन, ये देवी का वरदान है। ये तुम्हारी नई जानकी है। रमन उसको देखकर मोहित हो जाता है और नई जानकी को अपनी पत्नी मान लेता है। अगले दिन रमन खाने के लिए आता है और देखता है कि खाना बना ही नहीं है। अरे जानकी, भूख लग रही है, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? भूख से प्राण निकले जा रहे हैं, कुछ तो ला दो खाने के लिए। अरे अभी तो मेरी फूल सी बहू थक गई होगी।
जा बेटा, तू जाके आराम कर, मैं देती हूँ खाना रमन को। ठीक है माँ, जल्दी से ले आओ, मुझे देर हो रही है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। रमन शहर के लिए निकलता है। अरे जानकी, मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद ही आ पाऊंगा, इतने तुम माँ का ख्याल रखना। लच्छो देवी नई जानकी के पास जाती है और कहती है, बहू, मुझे एक कप चाय बना दे, मुझे सर में और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं है। हैं? छोटी सी चाय बनाना भी नहीं आता क्या? ये खेलना बंद करो और फटाफट एक चाय बना कर लाओ। ठीक है। जानकी रसोई घर में जाती है। थोड़ा समय बाद जोर से पुकारती है, माँ जी, चाय की पत्ती कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। लच्छो देवी रसोई घर में जाती है और चाय पत्ती का डब्बा देती है। थोड़ा खोल के दीजिए माँ जी, मुझसे खोला नहीं जा रहा। लच्छो देवी डब्बा खोल के देती है और वापस आके कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाती कि रसोई से आवाज आती है, माँ जी, चीनी कहाँ है? लच्छो देवी रसोई की ओर जाती है और उसे चीनी का डब्बा देती है। माँ जी, दूध। लच्छो देवी रसोई की ओर जाती है और उसे दूध का पैकेट देती है। माँ जी, माचिस। तू रहने दे, मेरी चाय मैं खुद ही बना लूंगी, तू जा अपने कमरे में। लच्छो देवी रसोई में चाय बना रही होती है कि बाहर से एक आवाज आती है, माँ जी, अगर चाय बन गई है तो मुझे भी एक कप दे दीजिएगा। लच्छो देवी गुस्से से दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीते हुए नई जानकी पूछती है, माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनेगा? तुम्हें क्या आता है? आता तो मुझे कुछ नहीं है, मैं तो बस खा सकती हूँ, लेकिन आपकी मदद कर सकती हूँ, जैसे मैंने अभी चाय बनाने में की। जैसे तैसे करके सास ने अपनी बहू की मदद से रात का खाना बनाया और सोने चली गई। अगले दिन लच्छो देवी नई जानकी के पास जाती है और कहती है, बहू उठो, बहुत देर हो गई है। अरे माँ जी, अभी तो सुबह के 3 ही बजे हैं। सुबह के? हे भगवान, देवी जी, वो सुबह के नहीं, दोपहर के 3 हैं। तेरे घर के क्या कुंभकर्ण के परिवार से हैं, और सुबह से मैंने सारे काम खत्म कर दिए। अरे माँ जी, जब सारे काम खत्म हो गए तो मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे सोने दीजिए ना। और अगर आप अपने लिए चाय बना रही हैं तो मेरे लिए भी एक कप बना दीजिएगा। लच्छो देवी दंग रह जाती है और जल की देवी की बात याद करके अपना गुस्से को पी जाती है। कुछ ही दिनों में लच्छो देवी को यह एहसास हुआ कि वो इस लड़की को ले तो आई है, पर ये बहू कुछ काम नहीं करती, बस सस्ती सवरती है। सारा काम लच्छो को ही करना पड़ता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, जानवरों की देखभाल, सब कुछ। सारे काम कर करके वो परेशान हो जाती, पर वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वही उसे पसंद करके लेकर आई थी, और उसने उससे कुछ कहा तो वरदान के अनुसार वो वापस उसी नदी में चली जाएगी। एक बार लच्छो देवी की तबीयत बहुत खराब होती है। अरे बहू, जरा थोड़ा पानी तो देना, दवाई खा लूं। क्यों ये आपकी माँ मुझसे काम करने को कहती रहती है? मैं अभी जाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या बात है। माँ, ये आप क्या जरा जरा सी बात के लिए मेरी पत्नी को बुलाती हो? खुद नहीं ले सकती क्या पानी? यहीं पास में ही तो रखा है। लच्छो देवी रमन के व्यवहार में आए इस बदलाव को देखती रह जाती है, पर वो रोते हुए उसी तालाब के पास जाती है। हे नदी की देवी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे झूठ बोला कि वो सुंदर लड़की ही मेरी बहू थी। मेरी बहू जैसी भी थी, कितनी गुणी थी। मुझे मेरी बहू वापस कर दीजिए। तभी नदी की देवी उसकी बहू जानकी के साथ निकल कर आती हैं। सास जानकी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ये तो मेरी बहू जानकी है।
हाँ, मैं जानती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये एहसास तो हुआ। जब पिछली बार तुम्हारी बहू नदी में गिरी थी तो मेरे रक्षकों ने इसे बचाया और मेरे पास लेकर आए। तब इसने हमें तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि ये वापस नहीं जाना चाहती। उसकी सास की खुशी में ही उसकी खुशी है। और वो नई जान की? तब तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें कराने के लिए मैंने वो लीला रची। मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान के अंदर के गुण देखने चाहिए, बाहर के नहीं। चलो बेटा जानकी, घर चलो, रमन तुम्हारी राह देखता होगा। साजनपुर गांव में विमला देवी अपनी बहू गायत्री के साथ रहती थी। उनका परिवार गांव के संपन्न परिवारों में से था। विमला बहुत पूजा पाठ वाली महिला थी। सब कुछ वो पूरे रीति रिवाज के साथ करती थी। पिछले ही साल विमला देवी की सास का निधन हो गया था। उसे अपनी सास से बहुत ज्यादा लगाव था। इस वर्ष भी 2 दिन बाद उनकी पुण्यतिथि थी। पहली पुण्यतिथि होने के कारण विमला देवी इसे अच्छे से आयोजित करना चाहती थी। बहू, माँ जी की पुण्यतिथि 2 दिन बाद है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। सुना है गांव में पंडित आकर रुके हैं, क्यों ना हम उन्हें आमंत्रित करें। ठीक है माँ जी, मैं आज ही नौकर शंकर के हाथ उनके लिए बुलावा भेजती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद जाऊंगी। सुना है वो बहुत पहुँचे हुए पंडित हैं, बुरा ना मान जाए। और जरा पता करके आती हूँ कि हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। ठीक है माँ जी, जैसा आप उचित समझे। इतना कहकर विमला देवी उन पंडितों के आश्रम की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर देखती है कि सब ध्यान मग्न थे। प्रणाम महाराज। सुखी रहो, कहो कैसे आना हुआ। 2 दिन बाद मेरी सास की पुण्यतिथि है। महाराज, आप लोग मेरे यहाँ का भोज स्वीकार करें और अपनी दक्षिणा बताएं। वो पंडित बहुत चालाक और लालची होते हैं और इतने दिनों में विमला की संपन्नता के बारे में उन्होंने सुन रखा था। वो उसे ठगने का विचार करते हैं। हम तुम्हारा निमंत्रण तभी स्वीकार करेंगे जब हमें हमारी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दोगी। उसकी चिंता आप ना करें महाराज, जो आप कहेंगे मैं अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार करूंगी। ठीक है, फिर पहले तुम अपनी सास की अंतिम इच्छा बताओ। अंतिम समय में मेरी सास अपनी मनपसंद जलेबी खाना चाहती थी। तो ठीक है, अपनी सास की आत्मा की शांति के लिए तुम 13 चांदी की थाली में सोने भर के जलेबियां तैयार रखना। उन जलेबियों में मोती होने चाहिए, जवाहरात होने चाहिए। वही सब हम अपनी दक्षिणा स्वरूप लेंगे, पर तुम इस दक्षिणा के बारे में किसी को बताना मत। ठीक है महाराज। ऐसा कहकर विमला अपने सुनार के पास आ जाती है। सुनार को वो दक्षिणा का सामान बनाकर पुण्यतिथि वाले दिन घर पर भिजवाने के लिए कहती है। घर आकर वो अपनी बहू को सब बात बताती है, पर दक्षिणा के बारे में कुछ नहीं कहती। पुण्यतिथि वाले दिन पंडित जी घर आते हैं। चलती फिरती सी पूजा करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस दक्षिणा लेने की जल्दी थी। अब हम सभी को दक्षिणा देकर प्रस्थान करने की इजाजत दें। अरे शंकर, जरा सुनार का भिजवाया दक्षिणा का सामान लेकर आना। शंकर मलमल के कपड़े से ढका हुआ दक्षिणा का सामान लेकर आता है। ये लीजिए माँ जी। एक एक करके सबको दक्षिणा का सामान देते चलो। शंकर जैसे ही मलमल का कपड़ा उठाता है, तब वो और गायत्री दक्षिणा का सामान देखते हैं। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गायत्री समझ जाती है कि इन पंडितों ने उसकी सास को बेवकूफ बनाया है, पर इतने लोगों के आगे वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, तो वो चुपचाप सब होने देती है। दक्षिणा लेकर जब पंडित वहाँ से चलने लगते हैं, तो वो उनके पीछे जाती है। अरे सुनिए पंडित जी। कहो बहन। पंडित जी, आप सब तो अत्यंत ज्ञानी हैं। मैं भी आपको कुछ दक्षिणा देना चाहती हूँ। पर वो कार्यक्रम तो आज खत्म हो गया बहन।
अरे पंडित जी, आज तो आपने दक्षिणा में वो लिया जो मेरी दादी सास ने अपनी आखिरी इच्छा में मेरी सास से कहा। उन्होंने एक आखिरी इच्छा मुझसे भी की थी। मैं भी अपनी सास की तरह आपके जरिए अपनी दादी सास की आखिरी इच्छा पूरा करना चाहती हूँ। देखिए, मना मत कीजिए, वरना मेरी दादी सास को शांति नहीं मिलेगी। पंडित सोचते हैं कि अब सास के बाद उसकी बहू से भी कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी। अरे ये चुड़िया तो खुद ही जाल में फंसी जा रही है। जब सास ने इतना दिया है तो बहू ना जाने कितना देगी। ठीक है बहन, तुम्हारी दादी सास की आखिरी इच्छा क्या है? माफ कीजिएगा पंडित जी, पर मैं आपको ये नहीं बता सकती। पर आप निश्चिंत रहिए, मैंने आज आपका पूरा कार्यक्रम समझ लिया है। उसी अनुसार मैं सब व्यवस्था कर लूंगी। मुझे तैयारी का थोड़ा वक्त दीजिए। आप सभी कल इसी समय आ जाएं। ये सब सुनकर पंडित खुश होकर चले जाते हैं। अगले दिन सभी पंडित विमला देवी के घर आते हैं। आज घर के दरवाजे पे बड़े पहरेदार हैं। लगता है कुछ अच्छा ही मोटा माल मिलने वाला है आज। उसी की सुरक्षा में लगे होंगे। हाँ सही कहते हो, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। यहाँ से निकल लो। अरे तुम शुभ शुभ बोला करो, हमेशा उल्टा ही बात करते हो। सभी पंडित अंदर चले जाते हैं। गायत्री बहन कहाँ हो? हम सभी अपनी दक्षिणा लेने आए हैं, जिससे कि आपकी दादी सास को मुक्ति मिल सके। गायत्री एक कमरे के भीतर से आवाज लगाती है। पंडित जी, आप एक एक करके अंदर आ जाइए और अपनी अपनी दक्षिणा लेते जाइए। पहला पंडित कमरे के अंदर जाता है। जितनी तेजी से वो अंदर जाता है, उतनी ही फुर्ती से बाहर भी आता है। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बाहर भागने की कोशिश करता है, पर पहरेदार उसको रोक लेता है। अब वो सब वहाँ फंस चुके थे। अरे बताओ तो ऐसा क्या मिल गया जो दौड़े चले जा रहे हो? हमसे भी नहीं मिल रहे। भागो भागो। अंदर से गायत्री एक सपेरे को लेके आती है, जिसके पास टोकरियों में ढेरों सांप होते हैं। मेरी दादी सास को सांप से खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने अंतिम समय में सांपों के साथ खेलना चाहती थी। आप सबको सांपों के साथ खेलना पड़ेगा। सपेरे भाई, इन सबके गले में एक एक सांप डाल दो। पंडितों को अपनी भूल समझते देर नहीं लगती और वो अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं, गायत्री बहन, हमें माफ कर दो। हम जीवन में कभी किसी को ऐसा धोखा नहीं देंगे। हाँ बहन, हम आपकी सास से हड़पी हुई सारी संपत्ति वापस कर देंगे। बस तुम हमें इन सांपों से बचा लो। ठीक है, अगर आप सबको वाकई अपनी गलती का एहसास है तो मैं आप सबको छोड़ देती हूँ। और वैसे पंडित जी, ये सांप जहरीले नहीं हैं, पालतू हैं। गायत्री की सास ऊपर खड़ी सब देख रही होती है और अपनी बहू की इस चतुराई पर मुस्कुराने लगती है। ढोंगी पंडित विमला से छल से ली हुई दक्षिणा उसी दिन वापस कर देते हैं। जो भी हो, आपने मेरी माँ जी की पुण्यतिथि की पूजा की थी। मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। जान बची तो लाखों पाए। अब तो बहन जो चाहो वो दे दो। बाकी हमें तो हमारा सबक तुम्हारी बहू गायत्री से मिलके मिल चुका है। विमला देवी और गायत्री उन्हें सम्मानजनक दक्षिणा देकर विदा करते हैं। सुंदरपुर गांव में सास कमला अपनी बहू गौरी के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही सुंदर पत्थर की मूर्तियां और कई तरह के सामान बनाती थीं। पर गांव में उन्हें अपने काम से कुछ खास कमाई नहीं होती। एक दिन एक पर्यटक आता है और उनकी मूर्तियों की बहुत तारीफ करता है। आप इतने सस्ते दामों में इन्हें गांव में क्यों बेचती हो? आपको नगर में लगने वाले मेले में जाकर इन्हें बेचना चाहिए। आपको इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। माँ जी, हमें भी अपना सामान बड़े नगर के मेले में ले जाकर बेचना चाहिए। सुना है वहाँ बहुत धनी व्यक्ति आते हैं, शायद हमें भी वहाँ कुछ अच्छे दाम मिल जाएं। पर हम दोनों नगर तक जाएंगे कैसे? माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब तैयारी कर लूंगी।
ठीक है बहू, तुम सब तैयारी कर लो, हम अगले हफ्ते ही चलते हैं। सास बहू अपने साथ ढेर सारी मूर्तियाँ और सामान लेकर चल पड़ती हैं। नगर तक पहुँचने के लिए उन्हें पूरा रेगिस्तान पार करना था। रास्ते में चलते हुए वो बहुत थक चुकी थी। गर्मी के कारण हालत बहुत खराब हो गई है। बहुत प्यास लगी है। पर दूर दूर तक पानी का निशान नहीं है। जो हम अपने साथ लाए थे वो भी सब खत्म हो गया। आगे चलकर वो देखती है कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में छोटे छोटे गड्ढे कर रहा होता है। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं पानी के लिए गड्ढे खोद रहा हूँ। सास और बहू समझ जाती हैं कि ये एक मूर्ख व्यक्ति है। भाई, तुम अलग अलग जगह छोटे छोटे गड्ढे ना खोदकर एक ही जगह गहरा गड्ढा खोदोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। ठीक है बहन। गोचू गड्ढा खोदता है और थोड़ी देर में उसको पानी मिल जाता है। सास बहू पानी पीती हैं और कुछ पानी भर लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग कौन है, कहाँ जा रही हैं? हम दोनों कारीगर हैं और नगर के मेले में अपना सामान बेचने जा रही हैं। मौसम खराब होने वाला है। बहन, आप चाहो तो थोड़ा आराम करने के लिए आगे रास्ते में रुक जाना। गांव का मंदिर पड़ेगा, वहीं थोड़ा आराम कर लो। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सास बहू अपने सफर पर आगे बढ़ती हैं। अधिक आंधी तूफान होने की वजह से सास और बहू उस व्यक्ति के बताए हुए मंदिर में चली जाती हैं। बारिश की वजह से उनकी साड़ी भीग जाती है और दोनों उन्हें बाहर पेड़ पर सूखने के लिए डाल देती हैं। थोड़ी देर में वो देखती हैं कि कुछ चोर भी उस मंदिर की तरफ आ रहे होते हैं। आज तो हम इस मंदिर का सारा सामान लूट लेंगे। हाँ, सुना है आज बहुत चढ़ावा चढ़ा है यहाँ। माँ जी, अब क्या करें? अगर इन्हें पता चल गया कि हम अंदर हैं तो ये मंदिर के साथ हमारा भी सामान लूट कर ले जाएंगे। तू घबरा मत बहू, प्रभु के मंदिर में कुछ बुरा नहीं होगा। चले आओ, चले आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। कितने दिनों की भूखी हूँ मैं, चले आओ। सास और बहू अपने बनाए हुए कारीगरी के सामान से तरह तरह की आवाजें निकालने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई चुड़ैल है मंदिर में। हाँ देख जल्दी, कितनी भयानक है। यहाँ से निकल, जल्दी चलते हैं यहाँ से, कहीं हाँ हमें ही कोई अपना भोजन न बना ले। चोर उल्टे पांव वहां से भाग खड़े होते हैं। भागते हुए उनके पैर से सास की धोती लिपट जाती है, पर चोर इतना डर जाते हैं कि मुड़कर भी नहीं देखते। वाह माँ जी, आज तो आपने दोनों की जान बचा ली। उधर वो चोर कुछ आगे चलते हैं तो उन्हें भोजू मिलता है। अरे भाई, क्या हुआ? किधर भागे जा रहे हो? और ये धोती क्यों लपेटी हुई है पैरों में? अरे तुम भी भागो यहाँ से। वहाँ पीछे एक मंदिर में एक आदमखोर चुड़ैल पे चुड़ैल बैठी है। वो हमारा भागते हुए पीछा कर रही थी, तभी तो उसकी धोती हमारे पैर में लिपट गई। आदमखोर चुड़ैल, वो भी मंदिर में? अरे क्या कह रहे हो, वो जरूर कारीगर होंगी। दोनों चोर आपस में ये बातें करते हैं। वहाँ कोई कारीगर है? हम तो बेकार ही डर रहे थे। हाँ चलो चलते हैं, इस बार काम बन जाएगा। हाँ, और इसको भी साथ लेके चलते हैं, 2 से भले 3। अरे भाई, तुम तो डर ही गए थे। जल्दी जल्दी में हम अपना सारा सामान वहीं भूल आए। भाई, हमें मंदिर का रास्ता नहीं पता, क्या तुम हमें वापस वहाँ ले जाओगे? चलिए मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। चोर भोजू के साथ मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। सास और बहू चोरों को भोजू के साथ आता हुआ देख लेती है। माँ जी, अब क्या करें? लगता है इस घोजू ने इन चोरों को सब बता दिया है। मूर्ख की दोस्ती जी का जंजाल। बहू, तुम चिंता मत करो। जैसे ही चोर मंदिर के पास आने लगते हैं, सास फिर से आवाज बदलकर बोलती है। अरे मूर्ख भोजू, कहा था ना तुझसे कि मैं बहुत दिनों की भूखी हूँ। कम से कम 10 आदमी चाहिए मुझे खाने को, और तू सिर्फ 2 ही लाया है।
अब जितने लाया है छोड़ जा इन्हें और लोगों का इंतजाम कर। इतना सुनकर चोरों को काटो तो खून नहीं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं। भागो यहाँ से, ये तो हमें इसका भोजन बनाने के लिए लाया है। पहले अपनी जान बचाओ, जान है तो जान है, भागो। इस तरह सास और बहू अपनी चतुराई से अपने जान माल की रक्षा करती हैं। चोरों के भाग जाने के बाद सास और बहू निकल कर आती हैं। अरे ये तो आप दोनों ही है। हाँ भाई, वो दोनों चोर थे और मंदिर में चोरी करने आए थे। फिर तो आपने बहुत अच्छा किया, एक अनर्थ होने से बचा लिया आप लोगों ने। अच्छा उल्टे पांव भगाया इन चोरों को माँ जी ने। अब ये कभी इस रास्ते नहीं झाकेंगे बहू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों मेले के लिए निकल पड़ती हैं और वहाँ अपना सामान बेचती हैं, जिससे उन्हें खूब अच्छे पैसे मिलते हैं और दोनों अपने गांव आकर अच्छे से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।